जाएंगे। सब लोग अपना अपना सामान तैयार कर लो। आखिरकार अब हम चिन राजा की कब्र में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ देर बाद पूरी टीम तैयार थी। 3 स्पेशल फोर्स के जवान सबसे आगे बढ़े और तो मैं चुपचाप सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया। तभी पीछे से किसी ने घबरा कर पूछा, लिनमो, हम आखिर पहुंचे कहाँ हैं? एक पल के लिए सबकी नजरें उस भित्ति चित्र पर टिक गईं। क्या ये वही पौराणिक राजा ची का युद्ध व्यू चित्र हो सकता है? प्रोफेसर सू के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि इतिहास में दर्ज है कि शुरुआती वर्षों में राजा ची ने सम्राट गाओजू के साथ अनेक युद्ध लड़े थे। कई ऐसी लड़ाइयां जिनमें बेहद कम सैनिकों के बावजूद चमत्कारिक जीत मिली। उनका नेतृत्व स्वयं राजा ची ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ किया था। सामने मौजूद ये भित्ति चित्र ठीक उसी जीवन गाथा को चित्रित कर रहे थे। सब लोग प्रोफेसर सू की बातें सुनते हुए सदियों पुराने भित्ति चित्रों को मंत्रमुग्ध होकर निहार रहे थे। किसी ने कहा, काश हम उस दौर को अपनी आंखों से देख पाते। दूसरे ने प्रशंसा करते हुए कहा, मानना पड़ेगा, इन चित्रों में हमारे महान हान साम्राज्य की शान साफ दिखाई देती है। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। सबने देखा कि दोनों ओर बने भित्ति चित्रों की शैली धीरे धीरे भयावह और रहस्यमयी होती जा रही थी। पहले जहां रंग चमकीले और जीवंत थे, वहीं आगे के चित्र देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये बदलाव एक पुरुष और स्त्री के बलि अनुष्ठान वाले चित्र से शुरू हुआ और उसके बाद हर अगला दृश्य पहले से कहीं अधिक अंधकारमय होता चला गया। चित्रों में दिखाया गया कि राजा ची स्वयं दक्षिणी जनजाति पर चढ़ाई करता है। भीषण नरसंहार होता है। फिर दक्षिणी जनजाति के स्वर्ग पूजन स्थल पर वो दिव्य ग्रंथ को ऊंचा उठाकर खड़ा है। 3 लाख लोग उसके सामने घुटनों के बल झुके हुए हैं। उसके मकबरे के निर्माण के लिए जीवित लोगों की बलि दी जाती है। 300 युवतियों के हृदय निकाले जाते हैं और अंत में राजा ची अपनी खाल उतारकर अमरत्व पाने की आशा में स्वयं मकबरे के भीतर प्रवेश करता है। सबसे आखिरी भित्ति चित्र 2 पूरी दीवारों जितना विशाल था। प्रोफेसर सू जैसे ही उसकी व्याख्या करने वाले थे, उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। सिर्फ वही नहीं, मुझे छोड़कर वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सुरंग के भीतर चलते हुए भित्ति चित्रों को देख रहा था। फिर सुरंग के अंत में स्थित मुख्य कक्ष तक पहुंचकर पत्थर का ताबूत खोलता है और उसी क्षण उसके भीतर से एक रक्त शव बाहर निकलकर सभी पर हमला कर देता है। विशेष बलों के कप्तान गुलेई सबसे पहले संभले। सभी सतर्क हो जाओ। उनके आदेश के साथ ही 6 विशेष सैनिक तुरंत रक्षात्मक गठन में आ गए और पूरे पुरातात्विक दल को चारों ओर से घेर लिया। ये कैसे संभव है? 2000 साल पहले का राजा जी, क्या उसने पहले ही हमारे आने की भविष्यवाणी कर दी थी? क्या वो सचमुच अमर हो गया था? ये अविश्वसनीय विचार एक पल के लिए पूरी टीम के मन में कौंध गया। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी सू छिंगयुए। इतने भयावह दृश्य के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने बिना समय गंवाए अपना मोबाइल ऊंचा उठा लिया ताकि लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक भी उस भित्ति चित्र को साफ साफ देख सके। चैट तुरंत संदेशों से भर गई। क्या ये सच है? क्या इस भित्ति चित्र ने सचमुच पुरातात्विक दल के आने की भविष्यवाणी कर दी थी? यकीन नहीं हो रहा। न एक आदमी कम, न एक ज्यादा, पूरे 15 लोग, यहां तक कि सबके कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। मैंने हाथ बढ़ाकर भित्ति चित्र की सतह पर हल्के से हाथ फेरा। तभी सू छिंगयुए अपना मोबाइल लेकर मेरे पास आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दी है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी भित्ति चित्र आपस में जुड़े हों और किसी गुप्त तंत्र के कारण हमें भ्रम दिखाई दे रहा हो? मैंने शांत स्वर में कहा कि भित्ति चित्रों में कोई समस्या नहीं है। हम उनमें अपना ही प्रतिबिंब इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पिन होल इमेजिंग, छिद्र प्रतिबिंब का सिद्धांत इस्तेमाल किया गया है। इतना कहते ही सू छिंगयुए ने पीछे मुड़कर देखा। सबके पीछे वाली दीवार पर एक प्राचीन तेल का दीपक जल रहा था। उसकी लाल, पीली और हल्की हरी मिलीजुली लपटें अजीब ढंग से नृत्य कर रही थी, मानो पाताल लोक की भूतियां अग्नि। मैंने समझाया, ये रूही तेल का दीपक है। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं कि इसका जलता हुआ प्रकाश या इससे निकलने वाली गैस हमें अनजाने में इसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर रही थी। मो शाओगे ने सवाल किया, लेकिन अगर ये पिन होल इमेजिंग है तो भित्ति चित्रों में हमारी छवि उल्टी दिखाई देनी चाहिए थी। मैंने उत्तर दिया, राजा छी ने यहाँ पिन होल इमेजिंग तकनीक का 2 बार उपयोग किया। पहले उल्टी छवि बनाई गई और फिर उसी छवि की दोबारा इमेजिंग करके उसे सीधा कर दिया गया। इसी तरह हमारी आकृतियां इन भित्ति चित्रों पर अंकित कर दी गई। सू छिंगयुए ने निष्कर्ष निकाला, यानी इन भित्ति चित्रों के सारे दृश्य पहले से ही बनाए गए थे। केवल हमारी आकृतियां ही मकबरे में प्रवेश करने के बाद इस यांत्रिक व्यवस्था द्वारा उन पर अंकित हुई। मैंने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल ऐसा ही समझ सकते हो। यहाँ किसी भविष्यवाणी जैसी कोई बात नहीं है। चाहे कब्र लूटने वाला कोई भी हो और उनकी संख्या कितनी भी हो, जैसे ही वे इस मार्ग में प्रवेश करेंगे, वे इन भित्ति चित्रों को देखने में मग्न हो जाएंगे। समय बीतने पर मकबरे में पर्याप्त ऑक्सीजन भर जाएगी।
तब रुई तेल का दीपक सक्रिय होकर इस पूरे तंत्र को चालू करेगा और पिन होल इमेजिंग के माध्यम से घुसपैठियों की शक्ल आखिरी भित्ति चित्र पर अंकित कर देगा। मू शाओगे हैरानी से बोला, अब समझ आया कि राजा छी ने 17 वर्षों तक लाखों मजदूरों से यह मकबरा क्यों बनवाया। सिर्फ इस एक मार्ग में इतना जटिल तंत्र छिपा है। कमाल है, लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। इसकी जगह 2 भारी धनुष यंत्र लगा देता तो काम आसान हो जाता। मैंने मुस्कुराकर कहा, मकबरे का स्वामी और कब्र लूटने वाला वैसा ही संबंध रखते हैं जैसा बुद्धिमान और मूर्ख का। शक्तिशाली धनुष यंत्र कब्र लुटेरों को हमेशा नहीं रोक सकते, लेकिन ऐसी भविष्यवाणी उनके मन में भय जरूर पैदा कर सकती है। ये मकबरे के स्वामी की ओर से घुसपैठियों के लिए पहली चेतावनी है कि आगे बढ़ोगे तो खतरे लगातार बढ़ते जाएंगे। इस घटना के बाद पूरा पुरातात्विक दल राजा छी के मकबरे को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसा कि लोग कह रहे थे, यदि केवल प्रवेश मार्ग में ही इतना सूक्ष्म और अद्भुत तंत्र छिपा है तो आगे के खतरे कितने भयानक होंगे, इसकी कल्पना भी कठिन थी। मैंने सबके गंभीर चेहरों पर नजर डाली। मन ही मन चाहता था कि वे यहीं से लौट जाएं ताकि कम से कम उनकी जान बच सके। इस राजा छी के मकबरे में मेरे अकेले जाने से ही काम चल जाएगा। पीछे खड़ा हुआ हुआंग त्यानबा डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। मुझे यकीन था कि वो मन ही मन ये सोच रहा है कि वापस लौट जाए या नहीं, लेकिन उसके कोई निर्णय लेने से पहले ही मैंने दृढ़ आवाज में कहा, चूंकि अब कोई भी वापस नहीं जाना चाहता तो इस पल से हर व्यक्ति मेरे आदेश का पालन करेगा, बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाएगा। जब कोई भी लौटने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने कहा, अब से हर कोई मेरे निर्देशों का पालन करेगा, बिना सोचे समझे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। प्रोफेसर सू सबसे पहले बोले, लिनमो, अब हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। मजबूर होकर हुआंग तियानबा भी उनके साथ आगे बढ़ गया। अब सुरंग की दोनों तरफ की भित्ति चित्रें गायब हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ काली वीरान दीवारें थीं, जिनका सन्नाटा मानो मकबरे के मालिक के गुस्से की तरह यह ऐलान कर रहा था कि उन्होंने चेतावनी ठुकराकर अपनी मुसीबत खुद बुला ली है। ऐसे डरावने माहौल में हर किसी के दिल में दहशत समा गई। लगभग 15 मिनट और चलने के बाद आखिरकार सुरंग का निकास दिखाई दिया। ये देखकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राहत की सांस लेते हुए हुआंग त्यानबा का पैर गलती से एक छिपे हुए यंत्र पर पड़ गया। टक की आवाज के साथ फर्श की ईंट नीचे धंस गई और उसका पूरा शरीर वहीं जड़ हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सबके कानों में एक बेहद तीखी और कान चीर देने वाली घर्षण की आवाज गूंज उठी, मानो लोहे की कीलें पत्थर पर घिस रही हों। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। करीब 3 मीटर मोटा एक विशाल लकड़ी का लट्ठा हमारी ओर तेजी से लुढ़कता चला आ रहा था। उस पर दर्जनों कांस्य के नुकीले शूल जड़े थे, जिनमें से हर एक किसी वयस्क इंसान की पिंडली जितना मोटा था। उन पर वर्षों पुरानी हरी जंग जमी हुई थी। खुशकिस्मती से सामने ही सुरंग का निकास था। सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरी क्षण में उस कांस्य शूलों वाले लट्ठे के पहुंचने से पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन बाहर का नजारा तो और भी ज्यादा भयावह था। विशाल और सुनसान मकबरे के कक्ष में बीचों बीच रखी एक पत्थर की शवपेटी के अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि बाहर निकलने के लिए कोई दूसरी सुरंग भी दिखाई नहीं दे रही थी। लोग अभी इस पर सोच ही रहे थे कि तभी दोनों ओर की ढलानों पर लगी विशाल पत्थर की पट्टियां अचानक खुल गईं। सिर्फ एक फर्श की ईंट पर पैर रखने से जालों की पूरी श्रृंखला सक्रिय हो चुकी थी। सबने मन ही मन राहत की सांस ली कि वर्षों की जर्जरता के कारण ये यंत्र धीरे धीरे चल रहे थे, वरना अब तक वे उन कांस्य के नुकीले शूलों से छलनी हो चुके होते। दोनों ओर फिर से हमला करने को तैयार उन विशाल कांस्य शूलों वाले लट्ठों को देखकर मेरा चेहरा गंभीर हो गया। अभी एक पल पहले तक मकबरे का मालिक हमें वापस लौट जाने की चेतावनी दे रहा था, और अगले ही पल उसने सीधे जानलेवा हमला शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने सीधे जानलेवा चाल चल दी। सचमुच ये वही कब्र थी जो नीले ड्रैगन के पलटने वाली दुर्लभ भू आकृति के नीचे छिपी हुई थी। सु छिंगयुए ने मेरा बदला हुआ चेहरा देखा और धीरे से पूछा, लीमू, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? मैंने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। अपनी इच्छा से मकबरे में प्रवेश करना और किसी यांत्रिक जाल द्वारा भीतर धकेल दिए जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। दूसरे का मतलब साफ था कि अब हमारी पूरी स्थिति इस मकबरे के मालिक के नियंत्रण में आ चुकी थी। आगे चाहे खूंखार रक्त शवों या कोई और भयावह खतरा, अब हमारे पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। विशाल 3 लकड़ी के लट्ठों ने पीछे का मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया था। मजबूर होकर सभी वहीं बैठ गए, पानी पिया और थोड़ी देर आराम करने लगे। अभी आखिर हुआ क्या था? अचानक वे 3 बड़े लट्ठे हमारे पीछे क्यों दौड़ पड़े? पता नहीं, मैंने तो बस ठक की आवाज सुनी थी। लगता है किसी का पैर किसी छिपे हुए जाल पर पड़ गया था। उस पत्थर के ताबूत को देखो, कितना डरावना लग रहा है। अगर भित्ति चित्रों की भविष्यवाणी सही है तो उसके अंदर रक्त शव होना चाहिए।
कुछ देर बाद सभी ने आराम पूरा किया। स्पेशल फोर्स की टीम के कप्तान ने कहा, प्रोफेसर सू, आप और सभी छात्र बीच में रहें। हम इस पत्थर के ताबूत पर नजर रखेंगे। हो सकता है इसके अंदर सचमुच रक्त शव मौजूद हो। भले ही भविष्यवाणी वाली भित्ति चित्र झूठी साबित हो चुकी थी, फिर भी प्रोफेसर सू ताबूत को देखकर सिहर उठे। पूरे दल के मन में अनजाना डर अब भी बना हुआ था। कई विशेष सैनिकों ने अपनी असॉल्ट राइफलों का निशाना सीधे पत्थर के ताबूत पर साध लिया। तब जाकर सभी ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसके बाद प्रोफेसर सू ने सावधानी से पूरे कक्ष का निरीक्षण किया। जल्द ही उन्हें पता चला कि चारों ओर की सभी पत्थर की दीवारें बिल्कुल एक जैसी थी। हर दीवार के बीचों बीच लगभग एक हथेली जितनी चौड़ी पतली दरार बनी हुई थी। उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, मित्र लिन मो, ये सभी दीवारें एक जैसी दिखाई दे रही हैं। अब हमें किस दिशा में जाना चाहिए? मैंने गंभीर स्वर में कहा, इन पत्थर की दीवारों के पीछे बेहद जटिल रास्तों का जाल छिपा है, लेकिन उनमें से केवल एक ही रास्ता जीवित बाहर ले जाएगा। बाकी सभी रास्ते बंद गली हैं, जहां से लौटना संभव नहीं। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। ये पूरा मकबरा 8 पत्थर की दीवारों से बना था। जिस पत्थर के द्वार से वे अंदर आए थे, उसे छोड़कर अब सामने 7 दीवारें बची थीं। यानी सही रास्ता चुनने की संभावना केवल 7 में 1 थी। सभी लोगों के सामने अब केवल 7 में से 1 सही सुरंग चुनने की संभावना थी। माहौल निराशा से भर गया था और कई लोग वापस लौटने की बात सोचने लगे। तभी मैंने एक बार फिर वो प्राचीन सूत्र मन ही मन दोहराया, ड्रैगन की नसों को पहचानो, पर्वतों की बनावट को समझो। चाहे रास्ते कितने ही उलझे हों, चाहे 8 परतों वाले कितने भी घातक द्वार सामने हो, उनका रहस्य अंततः यिन यांग और 8 त्रिग्रामों बागुआ के सिद्धांत से ही खुलता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे मन में उभरता बागुआ कंपास कब्र गृह की 8 पत्थर की दीवारों से एक एक करके बिल्कुल सटीक मेल खाने लगा। अगले ही पल मैंने आंखें खोली और सीधे एक विशेष पत्थर की दीवार के सामने जाकर रुक गया। ध्यान से देखने पर वहां सचमुच एक पतली सी दरार दिखाई दी। अब रास्ता मिल चुका था। मैंने सबकी ओर देखते हुए कहा, निकास इसी पत्थर के दरवाजे के पीछे है, लेकिन इसे खोलने की चाबी उस पत्थर की ताबूत के अंदर छिपी है। मैंने शांत स्वर में कहा, आप सब पीछे हट जाइए, ये यंत्र मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। मेरी बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। यहां तक कि चौकसी पर खड़े विशेष बल के सैनिक भी मुझे अविश्वास से देखने लगे। कुछ ही क्षण बाद विशेष बल के कप्तान ने खुद को संभाला और दृढ़ आवाज में बोला, भाई लिन मो, आप निश्चिंत होकर ताबूत खोलिए। अगर सचमुच उसके अंदर रक्त शव हुआ और वो बाहर निकला तो हम उसे गोलियों से छलनी कर देंगे। ये कहते ही सभी सैनिकों ने अपनी राइफलों का सेफ्टी लॉक खोल दिया और पूरी टीम युद्ध की तैयारी में सतर्क होकर खड़ी हो गई। भारी आवाज के साथ पत्थर का ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा। ताबूत खुलते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अनायास एक कदम पीछे हट गया। हुआंग तियानबा के माथे से पसीना बहने लगा। उसे हर पल यही डर सता रहा था कि कहीं ताबूत के अंदर से खून से सना हुआ कोई हाथ बाहर न निकल आए। लेकिन समय बीतता गया, न कोई आवाज आई, न कोई हरकत हुई। आखिरकार घबराए हुए हुआंग तियानबा ने कांपती आवाज में पूछा, यीमू, यूं खड़े मत रहो, जल्दी बताओ ताबूत के अंदर क्या है? मैंने अंदर झांकते हुए कहा, अंदर कोई रक्त शव नहीं है, वहां केवल एक योद्धा का शव है जिसने कवच पहन रखा है और जिसकी देह आज तक सड़ी नहीं है। ताबूत के भीतर पड़ा वो शव लगभग 7 से 8 फुट लंबा था। उसके दोनों हाथों में एक लंबी तलवार मजबूती से पकड़ी हुई थी और उसका विशाल शरीर देखकर साफ पता चलता था कि वो असाधारण बलशाली योद्धा रहा होगा। मैंने सबको बताया, ये ची राजा के जीवन काल का एक सेनापति था। पत्थर के ताबूत में रखी लाश की लंबाई लगभग 2.3 से 2.4 मीटर थी। उसके हाथ में एक कांस्य तलवार थी और उसका शरीर बेहद विशाल और बलशाली था। वो राजा ची के जीवन काल में उसकी सेना का एक जनरल था। जब राजा ची का मकबरा बनकर तैयार हुआ तो राजा ने उसे इसी पत्थर के ताबूत में दफनाकर अपने मकबरे की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अफसोस, इस ताबूत में उस कांस्य तलवार के अलावा पुरातात्विक दृष्टि से कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं थी। मैंने तलवार निकालकर उसे ध्यान से परखा। मुझे ऐसा करते देख बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और ताबूत के पास आ गए। तभी प्रोफेसर ने शव को ध्यान से देखकर बताया कि यह शायद राजा ची के अधीन रहने वाला प्रसिद्ध जनरल झेंगनान था। इतने में हुआंग तियानबा की भी हिम्मत लौट आई। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर 2000 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह शव सड़ा गला क्यों नहीं। उसने आगे बढ़कर शव की त्वचा को हाथ से छूकर भी देखा। मैंने उसकी ओर ध्यान दिए बिना कांस्य तलवार को पत्थर की दीवार के नीचे बनी एक दरार में सावधानी से घुसा दिया। अगले ही पल दीवार के भीतर से जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन उसी पल मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। कुछ बहुत गलत था। बिना एक पल गवाए मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है, भागो।